अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाजरीन, वाओ, मार्केट के सेंटिमेंट्स बहुत ही पॉजिटिव डायरेक्शन में दिखाई दे रहे हैं। लास्ट वीक भी हमने यही सेंटिमेंट्स विटनेस किए थे और इस वीक के आगाज़ में भी, यानी कि 2 गैजेटेड हॉलीडेज़ के बाद जब आज मार्केट का आगाज़ हुआ तो पॉजिटिविटी इंटेक्ट दिखाई दी। यानी कि मार्केट के नंबर्स, या आप जस्ट लुक एट द फ्लो चार्ट, मार्केट के नंबर्स काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग होते हुए दिखाई दे रहे हैं। डेली बेसिस पे अपवर्ड ट्रेंड शो करना, बुल रन होना, ग्रीन टेरिटरी परफॉर्मेंस होना, इट मीन्स के मार्केट के अंदर नंबर्स या इकोनॉमी के नंबर्स काफी हद तक स्ट्रॉन्ग जा रहे हैं, जिसका इंपैक्ट डायरेक्टली मार्केट के ऊपर भी आते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये तो हुई पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बात। रुपी के हवाले से गुड न्यूज़ है। रुपी लास्ट वीक 7% देयर अबाउट जो है वो काफी हद तक स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिखाई दिया है डॉलर के अगेंस्ट। इस वीक भी काफी हद तक हम कह सकते हैं कि वैल्यूएशन स्ट्रॉन्ग होने की ही न्यूज़ है। साथ साथ इकोनॉमिक न्यूज़ में हम कह सकते हैं कि IMF की जानिब से जो ट्रांच है वो रिलीज होना और दीगर बैंक्स की जानिब से, वर्ल्ड बैंक की जानिब से कुछ न्यू प्रोजेक्ट्स अनाउंस होना, ये तमाम चीज़ें मिलकर इकोनॉमी के नंबर्स को काफ़ी हद तक हम कह सकते हैं कि सही डायरेक्शन में लेते हुए दिखाई दे रही हैं। फर्स्ट सेगमेंट देखते हैं और मार्केट की परफॉर्मेंस देखते चलते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन डेली हाइलाइट्स। आज की मार्केट की परफॉर्मेंस देखते चलते हैं। ओपन हुई मार्केट 42,096.24 के लेवल पर। हायर साइड पे मार्केट गई 42,776.47। लोअर वाज 42,096.24 सेम एज द ओपनिंग एंड फाइनली क्लोजर 42,494.85 यानी कि 398.61 का इजाफा आज की मार्केट में देखा गया। टर्नओवर में करंटली 373.18 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। कल के मुकाबले में यानी फ्राइडे के मुकाबले में डिक्लाइन देखा गया 33.47 मिलियन शेयर्स का एंड वैल्यू इज गुड 13.23 बिलियन रुपीस। एंड वॉल्यूम लीडर्स ओनली वन स्क्रिप्ट बीइंग इन रेड टेरिटरी। सिनर्जी इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं 0.04 के डिक्लाइन के साथ। 5.47 पे क्लोजर, 33.74 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। PRL सेकंड स्कॉट पे 0.09 का गेन देखा गया। 18.1 पे क्लोजर, 27.68 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड एंड लास्टली TPLP 0.15 का इजाफा 20.07 पे क्लोजर, 24.22 का कारोबार रहा। आज भी हम कह सकते हैं पेनी स्टॉक्स में पार्टिसिपेशन। साथ साथ 2 स्क्रिप्ट जो है वो रिफाइनरी सेक्टर के देखे गए। इट मीन्स कि यहाँ पे रिफाइनरी सेक्टर्स के अंदर मजीद जो है वो एक्टिविटी होती हुई देखी जा रही है। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करेंगे उन मेजर्स के हवाले से जो गवर्नमेंट ने लिए, कोalition गवर्नमेंट ने लिए और काफ़ी हद तक वो अनपॉपुलर डिसीजंस थे और उसके जो इम्पैक्ट हैं, यानी कि अब हम देख रहे हैं तो काफ़ी हद तक पॉजिटिविटी प्रिवेल हो रही है। साथ साथ उन हम कह सकते हैं कि इनिशिएटिव्स जिसके ऊपर काफ़ी तलकीन का भी सामना था, अब उसके नताइज आ रहे हैं जो कि मुस्बत नताइज हैं और जिसकी वजह से जो है वो काफ़ी हद तक इकॉनमी कंट्रोल होती हुई दिखाई दे रही है। थैंक गॉड कि हम श्रीलंका जैसी हालत में नहीं है और ना के होंगे, ये बात पहले भी तय थी, लेकिन एक डर, एक फियर, एक रूमर्स फैलाए जा रहे थे जिसकी वजह से रुपी भी हम कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक हायर साइड पे जाता हुआ दिखाई दे रहा था, यानी कि डॉलर के अगेंस्ट डेप्रिशिएट कर रहा था। लेकिन अब जबकि हालात बेहतरी की तरफ आ रहे हैं तो रुपी की एप्रिसिएशन देखी गई है। डायरेक्टली हम देख रहे हैं कि रुपी डेली बेसिस पे जो है वो स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिखाई दे रहा है और अगर यही सूरत हाल देखी जाए, हम कह सकते हैं कि देखी जाने लगी, तो काफ़ी हद तक 180 के अराउंड हम रुपी को ट्रेड होते हुए देखेंगे एंड दैट वी आर वेटिंग एक्चुअली। तो ये हम आज डिस्कस करेंगे। साथ साथ रुपी डॉलर पैरिटी जो है वो भी आज हम डिस्कस करेंगे। इकोनॉमिक नंबर्स क्या है, कोलिशन गवर्नमेंट के इनिशिएटिव, साथ साथ पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट लास्ट ईयर के मुकाबले में इस ईयर हम कह सकते हैं कि अच्छी उसमें कमी वाक़ई होते हुए दिखाई दे रही है। लास्ट टाइम अगर तकरीबन 18 बिलियन की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहा था करंट अकाउंट डेफिसिट, आज की तारीख में हम कह सकते हैं कि 8.7 बिलियन डॉलर्स की तरफ देखा जा रहा है। इट मीन्स कि यहाँ पर नंबर्स क्या क्या चीज़ें जो है वो नंबर्स को कम करते हुए दिखाई दे रहे हैं डेफिसिट को, वो आज हम डिस्कस करेंगे। वी हैव वेरी एक्सक्लूसिव पैनल, उनको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अमीन यूसुफ साहब। आप फॉर्मर डायरेक्टर हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के, फॉर्मर चेयरमैन हैं PCDMA के। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ मौजूद हैं नवान अब्दुल मजीद साहब। आप इकोनॉमिस्ट भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं और एक्सपर्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। मार्केट के नंबर्स स्ट्रॉन्ग है तो अमीन साहब मैं आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करूँगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की परफॉर्मेंस में एक फिनोमिनल इजाफा देखा गया है। लास्ट वीक भी बहुत अच्छे नंबर्स देखे गए। पहले हम जब एक वैल्यूएशन देखते थे तो डेली बेसिस पे रेडी मार्केट के अंदर 3 to 4 बिलियन रुपीस का काम होता था, लेकिन अब हम देख रहे हैं, आज भी आपने देखा कि 13 बिलियन रुपीस का काम हुआ, 10 बिलियन रुपीस का काम हो रहा है। डेली बेसिस पे एक अच्छा काम हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि वापस अपने नंबर्स मार्केट जो है वापस ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है। क्या कहेंगे? देखिए सर, बहुत सारी चीज़ें, एक तो आपकी जो करेंसी अप्रिशिएट कर गई जी, ठीक है, एक वजह आती है, और फिर आपका जो डिफ़ॉल्ट का था कि डिफ़ॉल्ट हो जाएंगे, ये देखिए मसला ये होता है यहाँ सेंटिमेंट ड्रिवन है। बहुत जल्दी हमारे सेंटिमेंट नेगेटिव हो जाते हैं, बहुत जल्दी हम पॉजिटिव हो जाते हैं।
तो इसमें ये चीज़ें भी कंट्रीब्यूट करती हैं, और प्लस है कि लोग बाइंग भी कर रहे हैं, उनको पता है कि ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं और न्यू फ्लोज आना शुरू हो जाएंगे। गारंटी भी है, IMF ने भी कह दिया है, वहाँ से भी आपको पैसे मिल जाएंगे, करेंसी आपकी अप्रिशिएट हो रही है। रिफाइनरी में आप देख रहे हैं बाइंग, आज जो लाइमलाइट था ऑयल के सेक्टर आपने देखे, OGDC PPL उसमें काफ़ी बाइंग थी, वो भी काफ़ी अप्रिशिएट किया। उसके भी पॉइंट्स काफ़ी होते हैं, क्योंकि OGDC जब ऊपर जा रहा होता है तो उसके भी पॉइंट्स होते हैं, उसकी वजह से इंडेक्स बढ़ रहा होता है। तो यही वजूहत हैं कि मार्केट में सेंटिमेंट भी बेहतर हो गया है, टेक्निकल भी अगर आप देखें, इकोनॉमी के नंबर्स भी थोड़े से बेहतर आ रहे हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थोड़ी सी और आ जाए तो आप देख सकते हैं कि मार्केट और अच्छे नंबर्स दिखा सकती है। राइट, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी किसी भी इकोनॉमी के लिए एक हम कह सकते हैं ना बहुत बड़ा एक एस्पेक्ट होता है। आप क्या समझते हैं नुमान, ओवरऑल अगर बात की जाए इकोनॉमिक नंबर्स की, खासकर जो कोलिशन गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिए जिसके ऊपर काफ़ी तलकीन की गई, लेकिन अब उसी के नतीजे हम देख रहे हैं, वही पॉजिटिव हमें प्रोजेक्शंस दे रहे हैं, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पिछले दिनों जो सबसे मेन इंडिकेटर इकोनॉमी का है जिस पर हम काफ़ी कंसर्न थे, एंड विच वाज ड्राइविंग अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स, और पाक रुपी की डेप्रिसिएशन अगेंस्ट डॉलर थी। और 4 चीज़ें ऐसी थी जो उसको ड्राइव डाउन कर रही थी अगेंस्ट डॉलर। वन वाज द पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, जिसकी वजह से हम सब जानते हैं कि क्या वाक़यात रूनुमा हुए हैं। दूसरा आपका IMF की डील थी, क्योंकि IMF के कंसर्न्स थे कि क्या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपने कमिटमेंट्स को थ्रू कर सकेगी या नहीं कर सकेगी। तीसरी चीज़ है आपका ट्रेड डेफिसिट, जो कि वो कंटिन्यूस बेसिस पे आपका प्रॉब्लम है। और चौथी चीज़ थी इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस। अब ये चारों चीज़ें मिल के सेंटिमेंट कुछ ऐसा क्रिएट हो गया था कि लोगों को अगले 6 महीने से साल का सूरत हाल नज़र नहीं आ रही थी। अगर इन चारों सूरत हाल को देखें ना, तो चारों में से 3 फैक्टर्स में कम से कम बहुत बेहतरी आई है। फॉर एग्जाम्पल, IMF का स्टाफ लेवल अग्रीमेंट अचीव हो चुका है, जिसकी वजह से, और हम सब जानते हैं कि IMF का स्टाफ लेवल अग्रीमेंट 90% काम को कर देता है, और उसके बाद सिर्फ बोर्ड की जो अप्रूवल है वो एक फॉर्मेलिटी रह जाती है। और बाद बोर्ड ने भी तकरीबन एक पॉजिटिव इंडिकेशन दे दी है कि बोर्ड इज़ गोइंग टू अप्रूव द ट्रांच। अच्छा, ये भी हमें अंदाज़ा है कि अगर IMF के पैसे आ जाते हैं तो साथ ही साथ जो हमारे फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं उनसे भी पैसे आ जाएंगे, और बाकी मल्टीलेटरल से भी पैसे आ जाते हैं। तो इट्स नॉट ओनली अबाउट $1 बिलियन फ्रॉम IMF, बल्कि अच्छे खास $4-5 बिलियन या $8 बिलियन जो भी बाकी हमारे स्टॉकअप हैं बाकी जगहों से वो भी आ जाएंगे। नंबर 1 हो गया। सिमिलरली इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस में ड्यू टू वेरियस रीजंस डाउनफॉल आया है, उसका भी हम इम्पैक्ट देखेंगे। पाकिस्तान, जाहिर है कि पाकिस्तान के कमोडिटी इंपोर्ट्स हैं वो जो इनइलास्टिक हैं, तो उसका भी हमें बेनिफिट मिलेगा। तीसरी चीज़ ये, अगर हम फंडामेंटल्स की बात करें कि जो हमारे ट्रेड डेफिसिट के नंबर्स हैं, आपने देखा हमारा ये ट्रेड डेफिसिट इटसेल्फ है जो कि $45 अरब और इस महीने का $5 अरब पे चल रहा था, वो तकरीबन $2-2.5 अरब पे आ गया है। अब आप देखेंगे हमारा जो ये $2 बिलियन की कमी आई है ना, तो हमारा जो महीने का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो भी $2 बिलियन ही है। तो अगर आपका ट्रेड डेफिसिट $2.5 बिलियन से कम हो रहा है और आपका करंट अकाउंट डेफिसिट भी $2 बिलियन ही है, तो उसका मतलब एक सिग्निफिकेंट इंपैक्ट आएगा आपके करंट अकाउंट डेफिसिट के ऊपर आपके ट्रेड की वजह से। और साथ ही साथ IT एक्सपोर्ट तो आपकी इंक्रीज हो ही रही है, तो उम्मीद की जा सकती है कि आपका इंपोर्ट बिल सब्सटेंशियली कम होगा, और जबकि आपका जो एक्सपोर्ट के नंबर्स हैं वो तकरीबन इंटैक्ट रहेंगे। अच्छा, ये भी एक कंसर्न, ये भी अगर बढ़ जाए ना तो नमान साहब बहुत अच्छी कंडीशन हो सकती है। थोड़ा सा ये कंसर्न है ना? नहीं, वो तो यकीनन बढ़ जाए तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन जो मैंने आपको एक सिनेरियो क्रिएट किया, अगर हमारी ये सूरत अचीव हो जाती है कि हम ट्रेड से पैसे बचा लेते हैं और करंट को हम तकरीबन बैलेंस कर लेते हैं, तो फिर इसका नतीजा ये निकलेगा कि हमारी जो बाकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो हमारी कमर्शियल बोरोइंग से मीटअप हो जाती हैं। अच्छा, कमर्शियल बोरोइंग से करने का फायदा ये भी होता है कि आपको इतनी स्ट्रिंजेंट कंडीशन इकोनॉमी पे नहीं होती। अच्छा, इसी तरह जब इकोनॉमी थोड़ी बेहतर होगी तो रोशन डिजिटल में ही मजीद पैसा आ जाएंगे। उसका भी ये होता है कि वो पैसा तो सेफ मनी है, लेकिन वो अनकंडीशनल मनी है, उसके साथ आपके इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग की स्ट्रिंग्स अटैच नहीं होती। अगर इन तमाम फैक्टर्स को मद्देनजर रखे ना, और जाहिर है कि इसके लिए हमें बड़ी हैवी कॉस्ट पे करनी पड़ी, इंडस्ट्रीज़ की LC, स्टेट बैंक ने भी बड़े स्ट्रक्ट मर्जर लिए, तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि अगर ये सूरत हाल कंसिस्टेंट रहती है और 6 महीने तक या इवन 3 महीने तक भी रहती है और हमारे पॉजिटिव नंबर आना शुरू होते हैं, और स्पेशली मैं समझता हूँ कि अगस्त के अंदर हमारे जो करंट अकाउंट के नंबर्स बहुत बेहतर आएंगे, तो उससे होगा ये कि ऑटोमेटिकली मार्केट का सेंटिमेंट बेहतर हो जाएगा। इसमें बड़ा अहम किरदार, स्टॉक मार्केट की बात करें, मैं तमाम ओवरऑल बिजनेस सेंटिमेंट की बात करूँ, इसमें एक बहुत बड़ा इंपैक्ट जो होता है, हमने आपके पहले प्रोग्राम्स में डिस्कस किया था, पिछले काफ़ी अरसे से जो एक रोड मैप होता है ना, इकोनॉमिक रोड मैप, उस पर क्लैरिटी नहीं आ रही थी। अच्छा, पिछले जो ये सारी देखें आप, ये देखिए सारी जो पॉजिटिव डेवलपमेंट से चेंज का ट्रिगर कहाँ से हुई है, व्हाट वाज द मेन फैक्टर, वो हुआ है कि लास्ट संडे को ओवर द वीकेंड स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने 4 पेज का इकोनॉमिक रोड मैप दिया था। देखिए, दैट वाज द क्रिटिकल फैक्टर। उसमें बताया गया था कि हमारी IMF से जो फ्रेमवर्क है उसको हम ऑनर करेंगे, ये हमारा पॉलिसी फ्रेमवर्क है, वी हैव एन एडिक्वेट अरेंजमेंट। अरे, ये वो क्रिटिकल मिसिंग फैक्टर था मेरे नज़दीक जो कि मिसिंग था। अच्छा, जब मार्केट को रोड मैप दिया गया कि भाई देखिए हमने एक ऐसे अरेंजमेंट किए हैं
कि 6 महीने या साल के अंदर हमने उसका पूरा प्लान कर लिया, तो ऑटोमेटिकली मार्केट के अंदर कंफर्ट आ गया और उसके बाद से आप देखें सीरीज ऑफ इवेंट्स है, चाहे वो डॉलर हो मार्केट हो, सब में बेहतरी आ रही है। अच्छा, ये बिल्कुल सही कॉर्ड अच्छा, प्रेस इसमें की है कुछ ऐड नौमान करना ने। चाहूंगा बिल्कुल कि अमीन साहब देखिए, प्लीज। इसमें गवर्नमेंट को भी क्रेडिट जाता है कि सब्सिडी इन्होंने खत्म कर दी ऑयल पे, शोर मचा काफी कि प्राइसेस बढ़ गए, इन्फ्लेशन बढ़ गया है। लेकिन इसमें एक और चीज भी है कि गैस की प्राइसेस भी आगे जाके हो जाएंगी। देखिए, जो ऑब्वियसली डेफिसिट तो हम नहीं ले सकते, बांग्लादेश का हाल देख लें कि क्या हो रहा है। इन्होंने कहा बांग्लादेश का हाल, आप प्लीज ये बताएं, बिल्कुल बताएं, ये सुनना चाहिए लोगों को, पता होना चाहिए। इसकी वजह से हो रहा है। और प्लस उन्होंने तो बड़ा अच्छा एक्शन लिया कि जो करेंसी में ऊपर नीचे हुई तो उनको बैंकों को, उनको हेड्स को भी उन्होंने उड़ा दिया, हटा दिया। तो यहाँ भी ऐसा, ट्रेजरी के हेड्स को हटा दिया, यहाँ भी मेरे ख्याल में ऐसी सिस्टम होना चाहिए कि चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। मैं ही कहूँगा, देखिए ऑयल की प्राइसेस है ना, हमारे साथ हमेशा मसला क्या होता है कि ऑयल की हमें प्राइसेस बढ़ जाती है तो हम प्रॉब्लम में आ जाते हैं। अमीन साहब, मेरा कहने का मकसद यही है, जो पॉडकास्ट की इन्होंने बात की ना, कि उन्होंने एक रोड मैप दिया स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने। बताता हूँ कि इंपोर्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, जितनी डिमांड है इतनी इंपोर्ट होनी चाहिए, अननेसेसरी इंपोर्ट नहीं होनी चाहिए, उस पर हमें कैप करना पड़ेगा। देखिए, आप उसमें कस्टम का कानून है, उसमें आप नहीं जा सकते कि आप बंद नहीं कर सकते इंपोर्ट, आप बैन नहीं कर सकते। आपने जब किया था उस वक्त टेम्पररी बैन, तो उसके ऊपर भी आपको म्यूजिक आपने सुना था, जितनी आती है उसको एनालाइज किया जाए कि क्या क्या इंपोर्ट जो हमारी रिक्वायरमेंट है। ऐसे तो नहीं 1 साल से ज्यादा कि हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो वो अगर आप कंस्ट्रेन कर लेंगे, देखिए हमें डॉलर बचाने, इनफ्लोज हमारे कम है, आउटफ्लोज ज्यादा है, तो अगर वो बैलेंस कर लेंगे तो हमारा ट्रेड अकाउंट डेफिसिट सरप्लस भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। एक्सपोर्ट पे हमें तवज्जो देनी, एक्सपोर्ट रात रात नहीं होगी, एफडीआई में। अच्छा सर, कैसे मैनेज करेंगे जब डेली बेसिस पे इतना क्रिटिक्स, आपने जब सब्सिडी हटाई तो लोगों का एक तूफान आ गया पब्लिक का कि आपने क्या कर दिया, फिर आपको पता है ऑपोजिशन की जानिब से, जो कि एक ऑपोजिशन ऑफिशियल नहीं अनऑफिशियल काम ज्यादा करती है, तो इस टाइप का एक क्रिटिक्स वो भी बेयर करना। मैं आपको सोल्यूशन, आपने टारगेटेड सब्सिडी देनी है ना लोगों को जो अफोर्ड नहीं कर सकते। नहीं तो पेट्रोल में सब्सिडी कहां का मैटर करता है सर? सबको मैं पेट्रोल सस्ता कर दूं, नहीं कर सकते आप। जो अफोर्ड कर सकता है वो भरवाएगा। देखिए, नेचुरली अगर ज़्यादा महंगी चीज़ होगी तो आप कम कंज्यूम करेंगे, मतलब नेचुरल होता है बंदे के साथ कि अगर महंगी चीज़ होगी तो मैं कोशिश करूँगा कम से कम अपने बजट में रहूँ। तो हमें ये करना है, कोशिश ये करनी है कि टारगेटेड सब्सिडी देनी है। टारगेटेड सब्सिडी आप दे सकते हैं, नादरा में रिकॉर्ड है आपका अवेलेबल। अच्छा, पहला क्राइटेरिया ये होना चाहिए, जितने भी लोग हैं ना सबको रिटर्न फाइल करने पड़ेंगे 0, तभी आपको पता चलेगा लोगों की इनकम क्या है। नौमान साहब, सबकी एक विश लिस्ट है, सब बोल रहे हैं कि हमें ये चाहिए, हमारे मुल्क में ये नहीं है, हमारे मुल्क में ये नहीं है, तो ये जो इन्होंने कहा ना कि सबको रिटर्न फाइल करने पड़ेंगे, ये कितना ज़्यादा नेसेसरी है? और दूसरा जो आप ऐड करना चाह रहे हैं, देखिए बात ये है कि यहाँ तक ये जो रिटर्न्स का ताल्लुक है ना, इसका ताल्लुक होता है फाइनेंशियल इंक्लूजन कहा जाता है कि आपका फाइनेंशियल सर्विसेज का नेटवर्क। अब पाकिस्तान का जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है, देखिए हमेशा ये देखा जाता है कि हम जो विश लिस्ट या जो हम बात कर रहे हैं उसके लिए अंडरलाइंग सर्कमस्टांसेस इकोनॉमी में मौजूद हैं कि नहीं है। बहुत सारी बातें मैं बता सकता हूँ ये होना चाहिए, लेकिन उस होने के लिए उसके लिए जो मुतल्लिकात है, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान का जो लिटरेसी रेट है वो 62% है। अच्छा, पाकिस्तान का जो हायर सेकेंडरी का लिटरेसी रेट है वो 30% है। अब पाकिस्तान में जो फाइनेंशियल इंक्लूजन का रेशियो है वो लोएस्ट इन दी वर्ल्ड, और ख़वातीन का फाइनेंशियल इंक्लूजन तो ना होने के बराबर है, स्पेशली इन अर्बन एरियाज़ भी। अच्छा, इसको आप कैसे इंक्रीज़ करेंगे? बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो सिर्फ रेगुलेशन से काम नहीं चलती, बल्कि लोगों का माइंडसेट चेंज करना होगा। हमने बताना होगा लोगों को कि भाई ख़वातीन हैं या बच्चियां हैं जो कॉलेज जाती हैं, उनको जो है उसी एज से उनके अकाउंट्स खोलने चाहिए, उनके पास जो है फाइनेंशियल सर्विसेज की, बैंकिंग सेक्टर की एक्सेस होनी चाहिए, उनको कारोबारी ज़िंदगी में आना चाहिए। जब वो आएंगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि वो कारोबार भी करेंगी और जो है वो टैक्स में। आप एक छोटी सी मिसाल में, मैं ही कहना चाह रहा हूँ, तो मैं आप टैक्स की आपको एक मिसाल दूँ छोटी सी कि हाँ, मैं इसमें ये कहना चाहूँगा, देखिए बात ये है कि एक मिसाल देता हूँ मैं आपको इसकी, कि बांग्लादेश का फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल सेक्टर है, उसमें 85% फीमेल पार्टिसिपेशन है, 15% मेल है। अच्छा, पाकिस्तान का जो टेक्सटाइल सेक्टर है 15% फीमेल है, 85% मेल है, इट्स अ रिवर्स रेशो। तो ऑटोमेटिकली इससे अंदाजा होता है कि फीमेल की पार्टिसिपेशन, उसकी वजह द पॉइंट ये है कि इसकी वजह से आपको अंदाजा होता है कि आपकी पॉपुलेशन का जो 50% रेशो है, ऑटोमेटिकली वो तो आपकी वर्कफोर्स से बाहर है। जब वो वर्कफोर्स के अंदर आएगा तो ऑटोमेटिकली फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ेगी। अच्छा, मैं आपको यही बताऊं कि स्टेट बैंक ने और स्टेट बैंक के जो ज़ेरी इदारे हैं उन्होंने फाइनेंशियल इंक्लूजन पर अच्छा खासा काम किया है। अच्छा, अब मैं सब्सिडी के ऊपर आपको बता दूं, सब्सिडी का ये तो फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात थी कि हम लोग टैक्स रिटर्न का सवाल था, अब हम सब्सिडी के ऊपर आ जाते हैं। देखिए, सब्सिडी दुनिया भर में जो इजिप्ट में प्रॉब्लम आया आज से 7-8 साल पहले, ये था कि कंटिन्यूस बेसिस
बेसिस पे वहाँ तंदूर होते हैं, रोटी मिलती जी, जी। है, उसमें बड़ी हैवी सब्सिडीज होती हैं। जब प्रॉब्लम आया तो उन्होंने देखा सबसे ज़्यादा जो बिलियंस ऑफ डॉलर की सब्सिडी तो हम सिर्फ तंदूर की रोटियों पे दे रहे हैं, इसको ख़त्म किया गया। लेकिन होता ये है कि टारगेटेड सब्सिडी देना पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर, ठीक है, इट साउंड्स गुड, लेकिन मेरे नज़दीक, इन माई हम्बल ओपिनियन, वो नामुमकिन है। उसकी वजह ये है कि मिसाल के तौर पर आप जो है एक पेट्रोल पंप, जैसे ये एक प्रपोजल था, बात हो रही थी कि आप जो है ना पेट्रोल स्कूटर वालों को सस्ता दें और प्राडो वालों को महंगा दें। आप कैसे करेंगे? क्या आप आइडेंटिफाई कैसे आप करेंगे? आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? तो सब्सिडीज का ये होता है कि चेक एंड बैलेंस रखना बहुत मुश्किल है। सब्सिडीज का ऐसी हमेशा चीजों ये में। होता है कि एक उसूल बुनियादी तौर पर होता है कि सब्सिडीज को कभी भी ओवरनाइट रिमूव नहीं किया जाता। हमेशा 5-5% या जैसे जैसे आप इसको, आपका जो इम्पैक्ट आता है कॉस्ट का, आप ग्रेजुअली जो है उसको पास ऑन करते रहते हैं। पाकिस्तान के 20 साल तारीख उठाएं पिछली, आपको एक चीज़ का अंदाज़ा होगा कि जब भी सब्सिडीज दी गई है ना, सब्सिडीज को कभी भी ख़त्म जो है ना, पार्शियल पास ऑन नहीं किया गया। हमेशा हुआ ये कि आप एक सर्टेन स्टेप ऐसा आया कि सब्सिडीज आपके अनसस्टेनेबल हो गई, IMF ने आपको आके प्रेशराइज किया, तो आपने सारी सब्सिडीज एक साथ खत्म कर दी। क्योंकि पाकिस्तान का डॉलर, इसमें देखिए इसका भी अगेन अंडरलाइन रीजन क्या है वो समझना होगा आपको। वो ये है कि पाकिस्तान का डॉलर डेप्रिसिएशन रेट जो पिछले 25 सालों का है वो 5% है, और पिछले चंद सालों का उसको 7% के आसपास रहा है। तो अगर आप डॉलर डेप्रिसिएशन रेट को, सब्सिडीज को देखें, हर साल आप एज्यूम करें कि आप सब्सिडीज को 5% से खत्म करते हैं, आपकी ये सूरत खड़ी नहीं होगी। होता है ये कि हमारी मैनेज करना, लेकिन आप over समझते a period हैं of कि time, इसको हाँ। प्रॉपर्ली देखिए, टाइम देखिए, देना। आप जी रिटर्न अमीन की साहब, बात हो रही है, जब रिटर्न अगर आपके पास आ जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, डेटाबेस आ जाएगा कि कौन किसको सब्सिडी देनी है, नहीं देनी है। सर देखिए, कम शॉर्ट टाइम है ना, हर कोई तो मोबाइल शॉर्ट इस्तेमाल टाइम कर के रहा है, अंदर हर कोई- आप देखिए ऐप्स सब्सिडी बनानी देंगे है, क्या? आपको टेक्नोलॉजी के थ्रू सारी चीजें करनी है। मोबाइल तो हर कोई इस्तेमाल कर रहा है, तो आपने तो टेक्नोलॉजी के थ्रू सारी चीजें लेके आनी है। देखिए अब क्रिएट तो करें ना, हम हमेशा कहते ही रहेंगे, हम आप बातें सब्सिडी करते दे रहे हैं, आप हाँ, छोटे जो देखिए, सैलरी initiate स्लैब लेंगे, वाले हैं, देखिए, उनकी सैलरीज बढ़ा दें। इनिशिएट लेंगे, एक प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसमें टाइम लगेगा, लेकिन ये सारी चीजें ड्यूबल हैं, ऐसे नहीं है कि ड्यूबल नहीं है। देखिए दुनिया भर सब्सिडी में का जो फ्रेमवर्क होता है ना, जी। उसमें भी ये होता है कि आपने देखना होता है सब्सिडी किस चीज़ में दे रहे हैं। इंसानी जो हमारी जो बेसिकली है ना, आपकी जो कमोडिटीज़ हैं, 4 रिक्वायरमेंट होती है ना, रोटी कपड़ा मकान होता है इंसान का जो होता है, और तालीम है और सेहत है, ये 4-5 चीज़ें जिसमें आपने देना होता है। अब ठीक देखें है। कपड़े में तो आप दे नहीं सकते, हाँ रोटी पे ये हो सकता है कि आप किसी हद तक जो है शायद उसको थोड़ा बहुत सब्सिडाइज कर दें, जो कि आप ये BISP एहसास जो भी नाम लें उसके फॉर्म में जो है लोगों तक पहुँच ही रहा है। अच्छा, सेहत का है, सेहत कार्ड का जो प्रोग्राम था जो पिछली गवर्नमेंट ने किया था और वो अब दोबारा भी चल रहा है, आजकल दोबारा आ गया है, तो बात ये कि वो एक अच्छा इनिशिएटिव है कि आपकी हेल्थ सब्सिडाइज हो जाती है उससे। अच्छा, एजुकेशन पे तो जरूरी नहीं होता कि सब्सिडी आप जो देना, कोई भी चीज हो सब्सिडी दी जाए, उसको चेक एंड बैलेंस लेकिन रखा real जाए, चीज लोगों होनी की खिदमत चाहिए। की जाए, तो वो हम कह सकते और हैं कि सब्सिडी सही हमेशा ऑप्शन है। नताशा होनी चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि आप कैश की बजाय आप उसकी ऐसी सब्सिडी देंगे जो उसकी चीज़ के ऊपर है। मिसाल के तौर पर आपका होम फाइनेंस है, अगर आप एक गरीब आदमी को होम लोन के ऊपर सब्सिडी देते हैं तो ऑटोमेटिकली ये इंश्योर होगा कि वो सब्सिडी राइट तक पहुँचेगी। देखिए होता ही, मैं आपको एक चीज़ से बताऊँ कि पिछले दिनों एग्री सब्सिडीज़ पर काफ़ी बात हो रही थी। वर्ल्ड बैंक और IFC ने एक ग्लोबल स्टडी की थी, उसके बारे में कहा गया था रीपर्पसिंग ऑफ द एग्रीकल्चर सब्सिडीज इन द वर्ल्ड, जिसमें उन्होंने दुनिया के तकरीबन 25 ममालिक का जो है ना डेटाबेस कलेक्ट किया, उसको एनालाइज किया, और उसमें उन्होंने ये देखा कि क्या हम जो सब्सिडीज़ दुनिया के मुल्कों में दे रहे हैं वो सब्सिडीज़ अपने मकासद को अचीव कर रही हैं कि नहीं कर रही। उसके बाद उसका नतीजा ये निकला, IFC और वर्ल्ड बैंक की स्टडीज़ लेटेस्ट मौजूद हैं इसके ऊपर, उन्होंने कई सारे मॉडल्स को देखा और उस पर उन्होंने कहा कि जो सब्सिडीज़ हैं वो पर्पस ड्रिवन होनी चाहिए, कि जिस मकसद के लिए आप सब्सिडी दे रहे हैं, मिसाल के तौर पर आपका जो फर्टिलाइज़र है, आपका जो फर्टिलाइज़र की प्राइस बड़े और छोटे फार्मर सबके लिए एक ही है। अब बात ये है कि आपने इस बात को इंश्योर करना है कि आपका छोटा फार्मर है उस तक पहुंचे फर्टिलाइजर की सब्सिडी बड़े पे ना जाए। उससे क्या हो, और छोटे फर्टिलाइजर में भी क्या क्या, अब देखें इसकी डिटेल्स होती हैं। मिसाल के छोटे फर्टिलाइजर में वो लोग, इसकी मैं अगेन आई कैन टेल यू लॉट, लेकिन इससे पूरे फ्रेमवर्क मौजूद हैं। कर सकते हो कि इनकम अगर आपके पास टैक्स डेटा आ जाएगा कि एक बंदे की इतनी इनकम है तो उसको टैक्स रिफंड भी मिल सकता है, आपको सब्सिडी देने की जरूरत नहीं है। अगर एक बंदा फर्ज करे लाख रुपए कमा रहा है, 50,000 से कम कमा रहा है, तो गवर्नमेंट उसको रिफंड भी दे सकते हैं। दुनिया भर में ये होता है कि एक इनकम होती है फैमिली की, अगर उससे कम होती है तो उनको बेनिफिट्स दिए जाते हैं। तो ये सिस्टम यहाँ क्यों नहीं आ सकता? यहाँ भी आ सकता है। सब्सिडी सारी खत्म हो जाएगी, आप थोड़ा सा प्रेजेंटली जो हालात है उसके बारे में बात करते हैं, थोड़ा जी, प्रेजेंटली जो जी, सिचुएशन है उसके बारे में बात करते हैं। रिजीम चेंज होने के बाद अब वक्त कम है और मुकाबला बहुत ज़्यादा है। एक पॉइंट्स जो है ना वो अपने गवर्नमेंट गेन नहीं कर रही है, बल्कि अभी लोगों को फ़ायदा देने पे बात कर रही है, और इतना फ़ायदा दिया है जो कि हम पहले ही देखते आ रहे हैं। सब्सिडीज़ हाँ चलें जी ख़त्म कर दी, लेकिन अब हमें पता चल रहा है कि उसके क्या नुकसान थे और कितना ज़्यादा हम जो है वो एक मुश्किल हालात से गुजर रहे थे। अब जब चीज़ें थोड़ी सी बेहतर हो गई हैं, श्रीलंका वाली सूरत हाल थैंक गॉड नहीं है, डिफ़ॉल्ट होने की सिचुएशन नहीं है, IMF भी राज़ी हो गया है, काफ़ी चीज़ें हैं जो अब पाइपलाइन में मौजूद हैं। आप क्या समझते हैं इस सूरत हाल में और इतने कम वक्त में जो कि एक टेन्योर है गवर्नमेंट का, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो कि होनी चाहिए और
क्या दे सकती है बेनिफिट लोगों को? देखिए, एक तो इंपोर्ट कर्टेल कर लेंगे तो मसला हल हो जाएगा। एक मेन चीज़ है कि आपका जो ऑयल की डिमांड है ना, अगर ऑयल की प्राइसेस नीचे आती है तो आप इस दफ़ा हेज कर ले। पहले तो हमने हेज नहीं किया था, ऑयल की प्राइसेस इतनी नीचे चलेगी तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि अगर ये प्राइसेस नीचे आ जाती है, देखिए नहीं, अब ये सीखना चाहिए कि इस लेवल पे अगर आप हेज कर लेंगे तो आपका जो डेफिसिट है ना उससे कम हो जाएगा। तो आपने गैस की भी करनी है, ऑयल की भी करनी है। जब एक लगेगा कि इस प्राइस पे आपको हेज करना है तो वो कर लें, क्योंकि ऐसे नहीं ये मसला फिर आज अगर ऑयल की प्राइसेस फिर 100 से ऊपर चलेगी फिर हम रोते रहेंगे। तो हमें तो ये प्लानिंग करनी है कि हमारी ऑयल की डिमांड कितनी, जितनी पॉपुलेशन बढ़ती है इस हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी की, ऑयल की हमारे पास नंबर्स होने चाहिए। हमारे पास प्लानिंग ही नहीं है, हमें पता ही नहीं होता कि हमें ऑयल की हमारी कितनी डिमांड होगी, अगले साल क्या होगी, चावल की कितनी होगी, गंदम की कितनी होगी, हमें कुछ हमारे पास नंबर्स नहीं है। हम रो रहे होते हैं, एंड में हम इम्पोर्ट कर रहे होते हैं, सब चीज़ों में हम रो रहे होते हैं। आपको एक प्लानिंग का डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा, उसमें बिजनेसमैन को डालें कमेटी में, आप प्राइवेट सेक्टर को डालें, उसको चलाएं। आपको पता होना चाहिए इकोनॉमी में आपके पास क्या नंबर्स, आपकी डिमांड है, क्या सप्लाई है। और ऑयल को अब इस दफ़ा हेज कर ले अगर प्राइसेस आती है, वरना फिर हम अगले साल फिर रो रहे होंगे। अगर $125 का अगर ऑयल हो जाएगा तो फिर हम वही बात कर रहे होंगे यहाँ के प्रोग्राम में आके कि डेफिसिट बढ़ गया हमारा। राइट, चलें जी, ये इट्स अ गुड आइडिया। अमीन साहब, ये भी बताएं ना कि स्टॉक मार्केट के हवाले से जो नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, और अब मार्केट में रिजल्ट सीजन भी दिखाई दे रहा है, अच्छे अच्छे ब्लू चिप के रिजल्ट्स भी आ रहे हैं नेक्स्ट वीक में, क्या दिखाई दे रहा है? देखिए, रिजल्ट्स तो बड़े अच्छे आएंगे, लेकिन जो सुपर टैक्स लगा है ना वो एक कर्टेल कर रहा है कि एक कंपनी इतना प्रॉफिट बना रही है तो उसका टैक्स चलेगा तो डिविडेंड नहीं मिल रहा लोगों को। लेकिन अब लग रहा है कि आने वाले दिनों में चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। अब वही वाली बात है कि इकोनॉमी अगर सही ट्रैक पर जाएगी तो सब चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। वही वाली बात है, आपकी करेंसी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, करेंसी स्ट्रांग हो जाएगी, आपका डेफिसिट कम हो जाएगा। तो ये सारे नंबर्स जो है ना स्टॉक मार्केट में, देखिए पॉलिटिकल सर्टेनिटी होगी, इकोनॉमिक नंबर सही होंगे, और जो इंडस्ट्री है, जिस इंडस्ट्री में अगर बिजनेस हो रहा है वो इंडस्ट्री भी परफॉर्म करे। फर्स्ट करें, अगर ऑयल के सेक्टर में अगर डिमांड नहीं है तो वो परफॉर्म नहीं करेगा, सीमेंट में अगर डिमांड नहीं है तो परफॉर्म नहीं करेगा। तो ऑब्वियसली परफॉर्म कर रहे हैं सेक्टर्स, डिमांड भी है। और ये जो अनयूजुअल सिचुएशन थी, जो इसको भी इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि जो करेंसी ऊपर गई थी 250 में, किसने डॉलर बेचा, इसको भी इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। और प्लस देखिए, बैंकों ने देखे ना, बैंकों ने 250 रुपए में 240-45 रुपए में डॉलर दिया। इंपोर्टर तो बेचारा मासूम आदमी, उसको तो अपना कंसाइनमेंट करवाना है, उसको तो पोर्ट पे चार्जेस लग जाते हैं। एक्सपोर्टर जो लेवल पे बेच रहा है, होना ही चाहिए। एक्सपोर्टर जो पैसा लेके आता है, एक टाइम फ्रेम होना चाहिए कि 30 दिन में आपको पैसे लाने हैं, ये कंडीशन भी आप डालें। देखिए, एक्सपोर्टर ठीक है, तो कमाई पूत तो है, लेकिन उस पर भी नजर रखें ना कि वो क्या कर रहा है। वो इकोनॉमी जो हमारी इकोनॉमी को वो करेगा, डिस्टर्ब करेगा, उसको फिर आप पकड़े। इसी का नाम है रेगुलेटरी अथॉरिटी। रेगुलेट करना ही ऑब्वियसली ये एक हम कह सकते हैं कि आइडिया ये है कि रेगुलेट प्रॉपर्ली किया जाए। आपने सवाल किया ना कि मिसाल के तौर पर गवर्नमेंट का पॉलिसी फ्रेमवर्क होना क्या चाहिए, कुछ बुनियादी उसूल पे मैं जो है ना इस पे इकोनॉमी के बेसिक फ्रेमवर्क की बात करना चाहूँगा। पहली चीज़ तो ये है कि पहली चीज़ है कंसिस्टेंसी। हमारे यहाँ आगे पिछले या 5 सालों का पॉलिसी फ्रेमवर्क देखना, हमारा इंटरेस्ट रेट 5% था, फिर 13% हो गया, फिर 7% हो गया, फिर 18% हो गया, अब कम होने की बात हो रही है। अगर आप कोई भी इंडस्ट्री लगाते हैं ना, तो हर इंडस्ट्री का जो साइकिल होता है ना, इनिशियल 5 साल का होता है। सबसे आप 5 साल तक कोई भी इंडस्ट्री, 3 साल तक तो कम से कम आप ब्रेक इवन भी नहीं करते। पहले 2 साल आप जो है लॉस करते हैं, तीसरा साल ब्रेक इवन होता है, चौथे साल में आप नॉमिनल प्रॉफिट करते हैं, 5 साल में आप जो आपका ROI होता है टारगेट, उसको अचीव करना शुरू करते हैं। ये दुनिया भर का एक स्टैंडर्ड जो है ना मैकेनिज्म है। अब अगर आप 5 साल का आपके पास कोई पॉलिसी फ्रेमवर्क ही क्लियर नहीं है, आज इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, कल कम हो गया, आज सब्सिडी है, कल ख़त्म हो गई, आज इंपोर्ट खुली हुई है, कल बंद हो गई, तो आप ये बताएं पाकिस्तान में इंडस्ट्री कैसे लगेगी। सबसे पहली चीज़ ये कि जो भी हम आज काम कर रहे हैं ना, अच्छी तरह कैलकुलेट करके कंसिस्टेंट पॉलिसी फ्रेमवर्क होना चाहिए, नंबर 1। दूसरी चीज़ हमारे मुल्क में ज़रूरत है ना, हमारे मुल्क में हमेशा हमने ट्रेडिंग इकोनॉमी को प्रमोट किया है मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी के कॉस्ट पर। पाकिस्तान में आ रहे हैं सर, हाँ, ट्रेडर्स को आपने जो है ना खेपिया हवाला ट्रेडिंग इकोनॉमी को डिस्करेज करना है, और आपने मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल इकोनॉमी को प्रमोट करना है, जो अभी तक नहीं हुआ। कुछ गवर्नमेंट से वक्तन फ़वक्तन दरमियान में काम किया है, लेकिन वो कंसिस्टेंटली नहीं रहा। आपने इंडस्ट्रियल इकोनॉमी को भी फोकस वे में, जिस तरह चाइना ने किया था, आप एक इंडस्ट्री को लें, उस इंडस्ट्री का पूरा प्लान करें, इकोसिस्टम करें, उसको प्रमोट करें। सेक्टर को नहीं, एक से मुराद है कि मैं प्लानिंग की बात कर रहा हूँ कि जब आप प्लानिंग करते हैं ना, तो फोकस प्लानिंग करें, किसी भी एक इंडस्ट्री को उठाएं और आप उसके अंदर स्पेशल, इसी तरह आप इंडस्ट्री वाइड, इंडस्ट्री फोकस जो है प्लानिंग फ्रेमवर्क क्रिएट करें। ये दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ ये है कि आपने इंटरेस्ट रेट्स को कम करना है। इंटरेस्ट रेट इतने हाई जो है ना, कभी भी आपके सस्टेनेबल इकोनॉमी के लिए नहीं होते।
चौथी चीज ये है कि आपकी फॉर्मल और इनफॉर्मल इकोनॉमी, इन्फ्लेशन बढ़ जाती है, नहीं इंटरेस्ट एक रेट को सेकंड, मैं कंट्रोल आपको करना। मैं आ जाता हूँ, उससे ही बात कर लेता हूँ मैं फॉर्म, उस पर मैं जवाब दे देता हूँ आपको। चौथी चीज जो है ना वो है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इकोनॉमी। ठीक है। हमारे मुल्क में अगेन जो पॉलिसी फ्रेमवर्क दोनों हमेशा है, रहा है वो formal के लिए इनफॉर्मल रहा है। इकोनॉमी को प्रमोट करता है, फॉर्मल इकोनॉमी को डिस्करेज करता है। आपने फॉर्मल इकोनॉमी को प्रमोट करना होगा और इनफॉर्मल इकोनॉमी को डिस्करेज करना होगा। अब मैं इंटरेस्ट रेट पे आ जाता हूँ। देखिए इन्फ्लेशन की आपने बात की ना, ये एक स्कूल ऑफ थॉट है कि भाई आपके इंटरेस्ट रेट जो है पॉजिटिव इंटरेस्ट रेट होने चाहिए। इस वक्त पूरी दुनिया में जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो नेगेटिव इंटरेस्ट रेट चल रहे हैं। 9% नहीं, इन्फ्लेशन कुछ जगहों पे हैं सर, कुछ नहीं, वो जगहों बहुत पे कम हैं। जगहों पर है। नहीं, सही कह रहे देखें हैं, वो US पूरी में है। इकोनॉमिक्स में यूएस, आप उसके देखें, आप यूएस कनाडा में है, देखें, US मेजॉरिटी है, ऑफ द कंट्रीज यूरोप जो है में ना देख लें। वहाँ पे सब जगह नेगेटिव इंटरेस्ट रेट Negative चल रहा है। देखिए इसकी वजह ये होता है कि इंटरेस्ट रेट जो होता है, मैंने कहा कि जो इकोनॉमी होती है ना, इकोनॉमी आपने 5 साल का व्यू लेना होता है। अरे इन्फ्लेशन जो होता है ना आपका, इन्फ्लेशन जो है वो इस तरह नहीं होता। आज आपकी कमोडिटी का साइकिल ऊपर है तो आपका इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है, लेकिन आप ये जो टेम्पररी कमोडिटी साइकिल बढ़ा हुआ है इसकी वजह से बाकी इंडस्ट्री को नहीं बिठा देंगे ना। तो होता ही ये है कि आपने जो इसका जो व्यू लेना होता है इंटरेस्ट रेट का, मैं और बहुत से बिजनेसमैन कभी इसको प्रमोट नहीं करते। मैं इस बात की शदीद मुखालिफ हूँ कि इतने हाई इंटरेस्ट रेट होने चाहिए। अच्छा अगर आपको लगता भी है फिर ना वो कि कोर इन्फ्लेशन और फूड मैं आ रहा हूँ, इन्फ्लेशन को मैं आ रहा अलग हूँ। करना पड़ेगा, सब जब कुछ आप- करना बहुत पड़ेगा। मुश्किल देखिए है, इन्फ्लेशन जो होता है नहीं, ना, करना पड़ेगा। नहीं नहीं, इन्फ्लेशन कंट्रोल मैनेजमेंट के नहीं कर हवाले से सकते आपको ना, नॉन बताऊं, फूड तो आप कंट्रोल ही नहीं कर देखिए सकते। इन्फ्लेशन जो है ना, इन्फ्लेशन के भी आपको कंट्रोल करने के मुख्तलिफ तरीक़ेकार होते हैं। इन्फ्लेशन आप जब इकोनॉमिक्स की कोई किताब भी पढ़ेंगे ना, आपकी जो डिमांड होती है ना, इलास्टिक और इनइलास्टिक डिमांड होती है। Exactly. कुछ डिमांड होती है वो किसी भी सूरत में उस डिमांड को कर्टेल नहीं किया जा सकता। इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस जो कि एक्सटर्नल फैक्टर है उसकी Of नहीं कर course, सकते। मतलब इससे अब तो कोई आपकी rule मिसाल है out कि ही नहीं शुगर कर के सकते आपकी इससे। मार्केट कोई मैनिपुलेशन कर रहा है, चला उसको तो आप कम कर लेंगे, या किसी वजह से आपकी फसल खराब हो गई, चला आप समझते हैं कि भाई आपके सप्लाई का, लेकिन एक ऐसे फैक्टर है जिसकी वजह से, जिसका दुनिया के जिसका आपकी इकोनॉमी से कोई ताल्लुक ही नहीं है, आप उसकी वजह से अपनी इंडस्ट्री को नहीं बिठा सकते। और आखिर में पॉइंट एक और चीज़ मैं आपको कहूँगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा हमारी जो इकोनॉमिक पॉलिसी रही है वो जो रॉ मटेरियल है वो इंपोर्टेड रॉ मटेरियल के बेस पे बनी है। दुनिया की हर इकोनॉमी एक्सेप्ट अ फ्यू हाईली नॉलेजेबल इकोनॉमीज के अलावा, सिंगापुर वगैरह के अलावा, दुनिया की सारी इकोनॉमीज इस बेस पे डेवलप करती हैं कि आपने पहले अपने लोकल रॉ मटेरियल को इस्तेमाल करना होता है और उसके बाद जो है आप इंपोर्टेड रॉ मटेरियल पे राइट, जाते पॉइंट हैं। टेकन। आपने बड़ी अमीन अच्छी साहब, बात बारिशें की। भी हो रही नहीं, हैं, इसमें क्रॉप्स बड़ी- भी हर्ट हुई हैं, हाँ, इसके इसमें ऊपर भी देखिए कुछ बड़ी अच्छी बोलिएगा। बात की, लेकिन जी। इसमें कि आपने इंडस्ट्री नहीं सेक्टर्स को देखना है कि कौन से सेक्टर्स में इंडस्ट्री सर लगनी सेक्टर चाहिए। वो करेंगे, फिर वन और सेक्टर की देखिए पॉलिसी एक और मिलेगी, चीज फिर है, उस देखिए तमाम एक और सेक्टर्स वाले चीज है, आगे इंपोर्ट आएंगे। सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में जो इंपोर्ट हो रही चीजें उसकी इंडस्ट्री लगनी चाहिए, Exactly, उसको करें ये ना, तो होना क्योंकि इससे चाहिए। आपके इंपोर्ट का आपके रिजर्व को बचाने हैं ना, डिप्लीट नहीं होने चाहिए ना। प्लस ये अच्छी बात की इन्होंने कि जो जितना डॉलर आए उतना अच्छा है, जितना जाए तो ये लेकिन देखिए हमारे लिए डिमांड एंड impact सप्लाई देगा। वाली जो उन्होंने बात की, हमने पहले ही बात की कि आपके पास पॉलिसीज नहीं डिमांड है, और सप्लाई की एंड एक डिमांड की एग्जांपल आपके दे पास देती हूँ पता ही सर नहीं मैं। है। रमजान सीजन होता है, उसके जी। अंदर एक फ्रूट का और इन तमाम चीजों का एक पंप अप क्रिएट हो जाता है, इसको कैसे कंट्रोल किया जाए? देखिए, सिंपल सी बात है ना, उन्होंने डिमांड की बात की है देखिए वही वाली बात है, फार्मर जो लगाता है उसको पैसे नहीं मिलते, मिडिल मैन ही खा जाता है प्रॉफिट। आपको सप्लाई चेन मैनेजमेंट प्रॉपर लानी है, कॉर्पोरेट फार्मिंग लेके आनी है, एफडीआईज लेके आने हैं, आपको बेनिफिट देना पड़ेगा। जो उन्होंने कहा कि 5-5 साल तक आपको देना पड़ेगा कि आपको रेट आपके लिए फिक्स होने चाहिए। भाई इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए जो भी हो जाए, आपको फिक्स रेट्स उनको इंडस्ट्री को इनिशिएट देने चाहिए कि तब आके वो लगाएंगे, टैक्स में भी दें और इंटरेस्ट रेट में भी दें, तभी तो आएंगे। अब जोन्स लगाएं ना, फ्री जोन्स में कर दें। अब फ्री जोन्स लगे हुए हैं पाकिस्तान में भी हैं, ऐसे नहीं है। ईपीसी में आप चले जाएं, वहाँ सारा डॉलर में होता है, इंपोर्ट होती है और उसके अंदर ही एक्सपोर्ट हो जाता है। प्लस एक देखिए इंपोर्ट का मटेरियल जो आपने बताया ना, बांग्लादेश जो है ना कपड़ा मंगा के एक्सपोर्ट कर रहा होता है, तो ऐसी बात नहीं है कि आप रॉ मटेरियल मंगा के इंपोर्टेड से भी आप काम कर सकते Value addition हैं। कर मसला सकते आपके पास इलेक्ट्रिसिटी आप अच्छी दे रहे रेट पे दे रहे हैं, लेबर क्या रेट पे है, मसला आपका टैक्सेशन basic क्या है, necessities का है, जो आप इंटरेस्ट रेट समझ क्या रहे है, फाइनेंसिंग किस रेट पे, तो वो सारी चीजें क्लब इन हो कि अगर आप इंडस्ट्रियल जोन साइकिल का बनाएंगे। जो फर्स्ट फेज होता है ना हमेशा, वो आपका लोकल रॉ मटेरियल के बेस पे होता है। इंपोर्टेड रॉ मटेरियल की बेस पे जब भी आप जाते हैं वो सस्टेनेबल नहीं होता। उसकी मिसाल है तुर्की। तुर्की का ट्रेड डेफिसिट आज जो है वो पाकिस्तान के बराबर 25 अरब डॉलर है, लेकिन तुर्की का जो इकोनॉमिक मॉडल है वो क्या है कि तुर्की की एक्सपोर्ट्स हैं 250 अरब डॉलर और तुर्की की इंपोर्ट्स हैं $350 अरब डॉलर, $275 बिलियन। अब कहने को तो $25 बिलियन है, लेकिन चूंकि तुर्की का इंपोर्ट लेवल जो है वो बहुत सारा रॉ मटेरियल इंपोर्ट करके उसको सब्स्टिट्यूट करके कन्वर्ट करके एक्सपोर्ट करता है, नतीजा ये निकलता है कि उनकी इंपोर्ट और उनकी करेंसी हमेशा प्रेशर में रहती है। देखें उनके हमेशा साथ भी ये इशू हो चुका है, जो क्योंकि हमारे साथ वजह एक ये issue है हुआ कि देखें जब भी आप ये समझ लें कि अगर तो पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क सिंगापुर होता या जापान होता कि रॉ मटेरियल नहीं होते, लेकिन पाकिस्तान के पास दो तीन बहुत बड़े रॉ मटेरियल हैं। सबसे बड़ा आपका एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर है। मैं आपको एग्रीकल्चर की मोटी मोटी कैलकुलेशन देता हूँ, आप ये देखें। एग्रीकल्चर के लिए तो हमारा एक नाम ही एग्रो बेस्ड कंट्री था सर, मैं लेकिन आपको अब इस कैलकुलेशन आपको दूंगा, आप देखें
एक साइंटिफिक स्टडीज के मुताबिक पाकिस्तान की जो एग्री ईल्ड्स हैं वो 40 to 80% लेस हैं बाकी दुनिया से, यानी आपकी जो जितना पैदा हो सकता है 40 to 80% आप लेस प्रोड्यूस कर रहे हैं। एक बात हो गई। अच्छा, जो आपका प्रोड्यूस होती है ना, यील्ड वही आपकी इनोवेशन वो चाहिए, आपके पास वो हो गई। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि जो आपका जो एग्री की जो आपकी लॉजिस्टिक्स हैं उसकी वजह से आपके पेरिशेबल आइटम है, फ्रूट एंड वेजिटेबल, वो 50% आपका खराब हो जाता है। अब आप सोचेंगे एक तो आप वैसे ही कम प्रोड्यूस कर रहे हैं, दूसरा उसमें आधा आप खराब कर रहे हैं, तो ये जो फ्यू बिलियन डॉलर वर्थ ऑफ एग्री एंड फ्रूट है, इसको सिर्फ आप जो है सेव कर लें सिर्फ एग्री हार्टलैंड्स के अंदर, नतीजा ये निकलेगा कि स्ट्रेट अवे आप एक्सपोर्ट करके आप कर सकते हैं। दूसरी आपकी बहुत बड़ी रॉ मटेरियल जिसको हमने, वो है आपकी आबादी, ह्यूमन रिसोर्सेज आपकी। इस वक्त में ये सहरा और टूरिज्म वगैरह की तो अलग चीज़, आपकी आबादी को आप देख लें कि दुनिया भर में सर्विसेज इंडस्ट्रीज़ की इतनी डिमांड है। इस वक्त दुनिया में कुछ अर्सा पहले मैं एक डेटा देख रहा था कि जो प्राइवेट स्कूल टीचर्स होते हैं ना, को 2 मिलियन प्राइवेट स्कूल टीचर दुनिया भर में चाहिए। अच्छा, इसे नर्सेज हैं, वो मिलियंस ऑफ नर्सेज की दुनिया में रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। अब पाकिस्तान के बहुत सारे बच्चे आप जानती हैं चाइना और सेंट्रल एशियन स्टेट्स में जाके मेडिसिन की तालीम कर रहे हैं, तो हमें क्या मसला है कि हम जो है पाकिस्तान में कुछ मेडिकल स्कूल्स बना दें और उसमें हम किसी ब्रेन ड्रेन भी नहीं करना स्किल चाहते डेवलपमेंट नहीं, पाकिस्तानी के अंदर ये मुहिब्बे वतन वाला एक जज्बा भी बहुत है कि वो आके पाकिस्तान की खिदमत करेगा, ये भी है, लेकिन पहले तालीम तो यहाँ देना उसको। एक बच्चा 17-18 साल का है, एक मिसाल, एक बच्चा 18 साल है, बच्ची 18 साल का है, वो अगर 5 या 7 साल उस एज में बाहर लगा के बाहर तालीम हासिल करेगा तो ऑटोमेटिकली उसकी बॉन्ड्स वहाँ क्रिएट हो जाएंगी। यही तालीम अगर आप यहाँ प्रोवाइड करें, देखें आज से आप 40-50 साल पहले चले जाएं, अरब कंट्रीज के लोग जो थे वो पाकिस्तान में आके तालीम हासिल करना शुरू करते थे, बाद उन्होंने इंडिया जाना शुरू कर दिया, यूरोप जाना शुरू कर दिया। देखिए एक चीज़ हमेशा हमें याद रखनी चाहिए, इंसान ने जिस इदारे में और जिस मुल्क से तालीम हासिल की होती है उसकी मोहब्बत, उसकी वफादारी उसके दिल में होती है। अगर आपने यूएस से या यूके से जाके तालीम हासिल की है तो आप अपनी जो अल्मा मीटर है उसको हमेशा याद रखेंगे कि मैं इस इदारे का पढ़ा हुआ हूँ। आपकी मोहब्बत, क्योंकि हर इंसान अपने उस्ताद से, अपने इल्मी इदारे से, हम सब की वाबस्तगी होती है। अगर हम जो है, अगर आज भी बहुत सारी नेबरिंग कंट्रीज ऐसी हैं, अगर पाकिस्तान अपना सही जो है हमारे जो अच्छे इंस्टीट्यूशन के मजीद ब्रांचेस खोलें, अपने एजुकेशन को सेटअप को ठीक करें और बाहर वालों को तो छोड़ें, अपने मुल्क को ही ठीक कर दें। जो टर्शरी एजुकेशन है पाकिस्तान का, टर्शरी एजुकेशन मुश्किल से 10% है, विच इज वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड। वो भी प्राइवेट सेक्टर है, यहाँ प्राइवेट सेक्टर है ना, तो भाई बात ये पैसा बनाने के लिए सारा काम करें। आप स्कूल्स में चले जाएं, यूनिवर्सिटीज में चले जाएं, अगर आप स्कूल्स में भी इवन होना ही चाहिए कि जो टेक्निकल चीज़ें आप स्कूल में सिखा दें बच्चे को, इतने स्किल्स दे दें कि वो आगे जाके डेवलप हो जाए। हमने वही पुराना सिस्टम रखा, वो पूरे सिस्टम को रिवैम्प करने की जरूरत है। जब तक आप नहीं करेंगे तो आप आगे स्किल्स दे नहीं सकेंगे। सिस्टम को रिवैम्प करेंगे, लेकिन ये सब एक चुटकी में तो नहीं हो जाता ना। देखिए कोशिश करेंगे, आज कोशिश करेंगे तो 2 साल बाद कुछ होगा। आप कहेंगे 2 साल बाद कोशिश करूंगा तो 3 साल बाद होगा। प्रायोरिटीज तो कम से कम ठीक हो हमारी, राइट। प्रायोरिटीज़ को ठीक करना है, लेकिन सबसे पहले अपनी जनरेशन के ऊपर भी काम करना है। अपनी जनरेशन के ऊपर ऐसा काम करना है कि वो आगे जाएं तो वो पाकिस्तानी होने का सबूत दें। ये ना हो कि पाकिस्तान का नाम जो है वो ख़राब करें, पाकिस्तान का नाम रोशन करें और किसी ना किसी तरीके से ये बता दें कि हाँ भाई उनका ताल्लुक पाकिस्तान से। तो ओवरऑल मजीद बात करेंगे, कमोडिटीज़ देखते चलते हैं, करेंसी के रेट्स क्या रहे। कमोडिटीज़ और फॉरेक्स के लेटेस्ट अपडेट आज के मार्केट के। गोल्ड की पर तोला प्राइस 1,50,943 रुपीज़, गोल्ड पर 10 ग्राम 1,29,547 रुपीज़। इंटरनेशनल गोल्ड रेट पर ऑज $1,791.83, ऑयल WTI पर बैरल $89.27, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल 95.06। इट मीन्स के $100 से दोनों ऑयल प्राइसेस नीचे नज़र आ रहे हैं। इट मीन्स कि WTI ब्रेंट हमारे पास जो है वो काफ़ी हद तक सही डायरेक्शन में दिखाई दे रहा है। यूरो करेंसी में सबसे पहले 220 रुपीज़ में बाइंग रही, सेलिंग वॉज 223 रुपीज़। यूके पाउंड बाइंग रही 260 रुपीज़, सेलिंग वॉज 264। US डॉलर बाइंग रही 216 रुपीज़, सेलिंग वॉज 222 रुपीज़। चाइनीज़ यान बाइंग रही 33.24, सेलिंग वॉज 33.49। सऊदी रियाल बाइंग रही 57.3, सेलिंग वॉज 58.3। UAE दिरहम बाइंग एट 58.8, सेलिंग वॉज 59.8। कुवैती दिनार बाइंग रही 731.71, सेलिंग वॉज 736.71। एंड लास्टली ओमानी रियाल बाइंग रही 583.57, सेलिंग वॉज 588.07।
ये था फॉरेक्स और कमोडिटीज़ का लेटेस्ट अपडेट। फाइनली डॉलर प्राइसेस जो हैं वो काफ़ी हद तक हम कह सकते हैं कि अब स्टेबिलिटी की तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो एक हायर साइड पे डेली बेसिस पे एक हाई फ्लाई दिखाई दे रहा था वो अब जो है नहीं दे रहा। तो इट मीन्स कि यहाँ पे अगर डिप्रिसिएशन डेली बेसिस पे डॉलर की आती रहे, यानी कि रुपी जो है वो अप्रिशिएट होता रहे, तो फाइनली जो है वो नंबर्स स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। हमारे साथ अमीन साहब भी मौजूद हैं और नवान साहब भी, उनसे मजीद बात करते हैं। अमीन साहब, करेंसी की जो एक वैल्यूएशन स्ट्रॉन्ग हो रही है डेली बेसिस पे, लास्ट वीक भी हमने विटनेस की, इस वीक के अंदर भी एक पॉसिबिलिटीज़ हो रही हैं, क्या समझते हैं आप, कहाँ पे इसकी जो एक एप्रिसिएशन है कहाँ तक जाएगी एंड आने वाले दिनों में क्या वैल्यूएशन देखेंगे हम? देखिए 200 से लेके 205 तक कहते हैं कि 200 ब्रेक भी कर सकता है, लेकिन जो एवरेज ये इस प्राइस पे आके मेरे ख्याल में रुक जाएगा। लेकिन वही वाली डिपेंड करता है कि आगे जाके फिर कुछ शैतानी नहीं हो, कोई मैनिपुलेशन नहीं हो। वो प्लीज बताइएगा कि वो भी तो क्रैकडाउन किया गया है ना। देखिए क्रैकडाउन किया गया, लेकिन कुछ बैंक्स ने तो जो एक्सपोर्टर्स लेके इंपोर्टर को महंगे डॉलर दिए ना, तो उसको इन्वेस्टिगेट करें। देखिए कुछ बैंक्स ने कोऑपरेट भी किया गवर्नमेंट के साथ, कुछ ने तो मतलब इंपोर्टर के साथ नाजायज किया ना, कि अगर अपने स्प्रेड रख के, अगर आप देखें बैंक सेंट्रल बैंक दुनिया भर में चले जाए, तो वो करे नहीं दुनिया भर में चले जाए, जो बैंक से जितने प्रॉफिट है किसी दुनिया में प्रॉफिट्स नहीं है हमारे बैंक जो इतना प्रॉफिट बनाते हैं। आप सेविंग अकाउंट होल्डर को कितना देते हैं और आप खुद कितना लेते हैं, तो इस पे भी चेक इन। इससे बेहतर आप स्टॉक मार्केट पे आ जाए, आप क्या जरूरत है बैंक में रख के जो अपने पैसे को देखिए नहीं, हर एक का ये भी डिफरेंट तो व्यू होता है ना। वो कहता है कि नहीं मैं सेव करूं, हर एक का डिफरेंट एपेटाइट है। वो कहता है मैं रिस्क लूं, कोई कहता है मैं रिस्क नहीं लूं, तो फिर आप किसी को फोर्स तो नहीं कर सकते। चलिए नुमान, करेंसी के हवाले से प्लीज। देखिए करेंसी के हवाले से दो चीज़ें हैं। एक तो वो इम्पैक्ट था जो हमारी अनसर्टेनिटी की वजह से था और सेंटिमेंट का इशू था, जिसकी वजह से 250 तक भी एलसी सेटल डाउन हुई थी, तो वो था 20-25 रुपए का। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि 20-25 रुपए का तो इम्पैक्ट था, वो तो आप स्ट्रेट अवे निकाल देंगे जो है। अच्छा, अब ऑन टॉप ऑफ इट हम बात करते हैं कि तो कहा जो आपका जो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट के हिसाब से बिटवीन 5 से 7% का जो फर्दर एप्रिसिएशन था, तो अंदर ये 10-15 रुपए का बनता है। तो मैं ये समझता हूँ कि 210 और 15 के दरमियान इसे सेटल डाउन हो जाना चाहिए वक्ती तौर पर। और अगर पाकिस्तान के अगस्त और सितंबर के करंट अकाउंट के नंबर्स अच्छे आते हैं तो हम ये फर्दर भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये तकरीबन 200-205 के दरमियान जा सकता है सितंबर और अक्टूबर तक, 3 महीने के अंदर। अगर 6 महीने तक मजीद सूरत हाल बेहतरी, हमारे रिजर्व बफर अप होना शुरू होते हैं। लेकिन देखिए उसके अंदर आपने एक और भी चीज़ देखना होता है कि आपके एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स 4 महीने पहले से बुक होते हैं। अब गवर्नमेंट ये भी नहीं कर सकती कि करेंसी को इतना गिरा दे कि बाद में आपके एक्सपोर्टर्स के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए कि उन्होंने एक सर्टेन अमाउंट पे जो बुक किए हुए, उन्होंने की कैलकुलेशन होती है ना, एक्सपोर्ट की जो कैलकुलेशन होती है उन्होंने करेंसी को फोरकास्ट करके किया होता है। तो ऐसा ना हो कि अगर आपने 20-25 रुपए गिरा दिया तो आपका एक्सपोर्टर ही बेचारा बैठ जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि आपका जो है ये 200 और 210 के दरमियान कहीं जाके आपका, लेकिन वो भी उस सूरत में कि 6 महीने में, शॉर्ट टर्म में जो मुझे नजर आता है 10 और 15 के दरमियान ये सेटल डाउन हो जाएगा। राइट, 210 और 215 फोरकास्ट है। डिफरेंट एनालिसिस हमारे पास मौजूद है। नुमान साहब कह रहे हैं कि 215 210, अमीन साहब कह रहे हैं 205 और 210, लेकिन हमारी दुआ है कि ये 150 और 180 के दरमियान जो है वो आते हुए दिखाई दे। थैंक यू सो मच अमीन साहब हमारे साथ मौजूद थे। नुमान साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ लाए। ओवरऑल आज के दिन हमने डिस्कशन की जिसमें कोलिशन गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स थे जिनको काफ़ी हद तक अनपॉपुलर डिसीजंस के तौर पर दिया गया और फाइनली उनके इनिशिएटिव्स रिजल्ट्स लाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब हम देख रहे हैं इकोनॉमी ट्रैक पे आ गई है और आने वाले दिनों में फर्दर हम कह सकते हैं कि मजबूती की तरफ जाएगी। दैट्स इट। इसी नोट पे प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।